नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बीते 3 व 4 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई एस्टेट के परीक्षार्थियों की 16 व 17 दिसंबर को की जाएगी आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव व सचिव कृष्ण कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन करने के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 3 व 4 दिसंबर 2022 को करवाया गया था। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों की आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए 16 व 17 दिसंबर 2022 को प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक राज्य के सभी 22 जिलों में यह प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिलों में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में से स्थापित केंद्रों में किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आइरिस के लिए 2 तारीखें रखी, एक तो 16 और एक 17 दिसंबर को, और ये हर जिले में एक निर्धारित स्थान पर होने जिसकी सूची हमने अपने वेबसाइट पर डाल दी गई है। लेवल 1 में हमने 8003 कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया है। लेवल 2 पर 21,062 कैंडिडेट हैं और लेवल 3 में 8,162 कैंडिडेट्स हैं। तो कुल मिला के 37,227 कैंडिडेट हैं जिनको हमने बायोमेट्रिक के लिए बुलाया है। हर कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र उसके पास हो उसे लेकर उसे पहुंचना है। वह अपने जिले में भी कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को कहीं दूसरी जगह वो गया हुआ है हरियाणा में ही, तो वहां पर जो भी केंद्र है वहां पर जाकर अपना बायोमेट्रिक करवा सकता है। बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको लगता है हरियाणा से बाहर के जो हैं वो किसी भी केंद्र पर जाकर जो उनको अपने नजदीक लगता है वहां पर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक सेंटर है, तो आप समझिए 22 जिले हैं तो 22 के सेंटर्स हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं चाहूँगा कि वो तुरंत जाकर अपने जो है निर्धारित स्थान पर अपनी बायोमेट्रिक करवाए उसे, वरना उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया जाएगा वेरिफिकेशन न करवाने पर। तो मेरी यही अपील है, उनको मैसेज भेज दिए सबको, तो तुरंत जाएं, अपना वेबसाइट पर रोल नंबर देख लें और अपनी बायोमेट्रिक करवाई है हमारे बुलंदशहर से। वीरवार को वैश्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रांगण में युवा महोत्सव में परचम लहराने पर खुशी मनाई। इस अवसर पर महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव पवन वानीवाला व अन्य पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों द्वारा ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने पर बधाई दी। वहीं महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भी ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए खुशी का इजहार किया। किसी भी देश को शिखर तक पहुंचाने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। यह बात स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा युवा महोत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी जीतने पर महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि हम सब का फर्ज है कि युवाओं की ओर थोड़ा ध्यान देकर उन्हें और अधिक निखारने का काम करें। वीरवार को वैश्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रांगण में युवा समारोह की जीत की खुशी मनाई। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 के युवा महोत्सव उत्कर्ष का आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक महिला महाविद्यालय झुंझुनू कला में किया गया था। इस यूथ फेस्टिवल में वैश्य महाविद्यालय भिवानी के युवा कलाकार विद्यार्थियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 7 वर्ष के अंतराल के बाद ओवरऑल ट्रॉफी पर अपना कब्जा करते हुए महाविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। और वहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यूथ फेस्ट 2022 के ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा।
क्या कहें, कितने अंदर का हृदय इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। इस प्रकार से हमारे महाविद्यालय ने प्रकार की ऊंचाइयां छुई है कि पूरी ओवरऑल ट्रॉफी 7 वर्षों के बाद यहाँ, न केवल 7 वर्षों के बाद, मैं तो यूं कहूंगा कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनने के बाद पहली बार ट्रॉफी हमारे यहाँ महाविद्यालय है। और इसमें जो हमारे प्राचार्य से लेके और बच्चों तक का जो योगदान रहा है, चाहे वो हमारे अध्यापक वृंद थे, चाहे कोई कन्वीनर थे, चाहे कोई भी थे, उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा महाविद्यालय न केवल यूथ फेस्टिवल में, बल्कि चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि पहले समय में महाविद्यालय के ऐसे छात्र जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाया करते हैं और इसी प्रकार अब धीरे धीरे महाविद्यालय उसी दिशा में प्रगति करेगा। महाविद्यालय के लिए आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है। वेस्ट महाविद्यालय 1944 से अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और जो विद्यार्थी वेस्ट कॉलेज से निकल के जाते हैं वो एक होनहार विद्यार्थी होते हैं जो अपने देश का, अपने शहर का और अपने कॉलेज का नाम ऊंचा करते हैं। आज की इस भागदौड़ जीवन में और बच्चों पे एजुकेशन का इतना स्ट्रेस होते हुए भी कोकुलर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के रूप में हो, चाहे फेस्टिवल के रूप में हो। फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ है, यूथ फेस्टिवल, जिसके अंदर बच्चे को हर तरह की कोकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, चाहे फोक डांस के रूप में हो, चाहे वो सोलो डांस हो, चाहे वो स्किट के द्वारा हो, मिक्री के द्वारा हो, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके द्वारा किए जाते हैं। आप शायद ये पूछेंगे कि मैं हर तीसरे दिन दिल्ली से भिवानी आ जाता हूँ। उसका कारण ये है कि आपका बेस्ट कॉलेज कुछ ऐसी ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया आपको, 7 साल के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में नंबर 1 to Z, A to Z सब कुछ बेस्ट कॉलेज ले जाए तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है। मैं इसके लिए पूरी मैनेजमेंट, पूरे स्टाफ को, स्पेशली जिन लोगों ने, बच्चों ने जिनकी मेहनत इन टीचर साहिबान ने कराई उनका, और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन सब का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुरुओं के चरणों में रहोगे तो जहां पालोगे, सीधी सी बात, एक ही बात सिखाई है। उसके बाद सर हमारा फाइन आर्ट सेक्शन, सर हमने एक्सरसाइज की थी इस बार, आदरणीय धीरेन्द्र त्रिखा जी के सामने बैठ के हमने एक्सरसाइज की। जिस सेक्शन में हम थोड़ा सा वीक हुआ करते थे उसी सेक्शन में हमने मजबूती पाई और ये ओवरऑल ट्रॉफी उसी का नतीजा है सर। फाइन आर्ट सेक्शन में कुल मिला के 9 आइटम थे, 7 में हमारा इनाम आया। और इस दुष्कर कार्य के लिए मैंने जिसकी ड्यूटी लगाई थी सर, प्रोमिला सुहाग, डायरेक्टर सेल्फ फाइनेंस। 12 से 14 दिसंबर तक महिला महाविद्यालय जोजूकला में CVLU का यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टोटल इवेंट 37 इवेंट्स थे। हमारे कॉलेज ने 37 के 37 इवेंटों में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 10 इवेंट्स में फर्स्ट पोजीशन, 11 में सेकंड और 3 में थर्ड पोजीशन जीतकर हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। बीती रात निकटवर्ती गांव बागपोड़ा में स्वास्थ्य विभाग और गुप्तचर विभाग की इकाई की संयुक्त टीम ने CM फ्लाइंग के नेतृत्व में एक आयुष क्लिनिक पर छापेमारी की। छापामार कार्रवाई करते हुए टीम सदस्यों ने बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज कर रहे झोला छाप चिकित्सक को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि रेड के दौरान एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करने से संबंधित डिग्री दस्तावेज मांगे गए तो वो ये दस्तावेज नहीं दिखा पाए
उनके क्लिनिक में अंग्रेजी दवाइयां व इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि झोला छाप फर्जी डॉक्टर के खिलाफ बिना डिग्री या लाइसेंस के इलाज करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से संबंध में नियम अनुसार कार्यवाही करने के संबंध में दस्तखत मौका पर स्थानीय पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार इस मामले में पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है और आगे इस मामले में पूरी जांच भी की जाएगी और नियम के अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। कोई मिलावट का कार्य हो या अवैध रूप से दवाइयां दे रहा हो तो इसमें जो सरकार द्वारा सीएम फ्लाइंग बनाई हुई है, जब भी उनके द्वारा हमारी हेल्थ डॉक्टर की टीम की जरूरत होती है हम उनका सहयोग करते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर आज्ञा डिप्टी सिविल सर्जन एच है, उनको हम भेजते हैं। तो जैसे कि कल छापामारी हुआ था और समय समय पर होती रहती है, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग हमेशा तत्पर रहता है। और आपके माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि हमने कोई भी मिलावट का कार्य नहीं करना चाहिए, इससे हेल्थ बड़ा को दुष्प्रभाव पड़ता है। हम ईमानदारी से काम करें, धंधा भी ईमानदारी से करें। जैसे कि सीएम फ्लाइंग को कोई मिला था आदेश कि बापोड़ में कोई अवैध रूप से दवाइयों का कारोबार कर रहा है, तो उन्होंने हमारे पास टीम की डिमांड करी थी, तो डॉक्टर आज्ञा गए थे। तो उनके जो कार्रवाई है नियम अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र है वो कर रहे हैं। बीती रात देवसर से दिनोद रोड पर 27 वर्षीय सुनील का संदिग्ध हालत में शव मिलने का मामला सामने आया है। दिनोद निवासी युवक का शव निकट ही खेतों में पड़ा मिला। इस बारे में दिनोद के सरपंच जय भगवान ने बताया कि मृतक की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और उसका 11 महीने का एक बच्चा भी है। भिवानी जिले के गांव दिनोद के 27 वर्षीय सुनील की संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। मृतक सुनील का शव गांव दिनोद के देवसर रोड पर खेतों में पड़ा हुआ मिला और उसके पास ही उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी। राहगीरों ने जब वहां से गुजरते हुए देखा कि कोई व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने देखा कि उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, तो इसे ठंड से हुई मौत माना जा रहा है। मृतक के पिता सतपाल व गांव दिनोद के सरपंच जय भगवान ने बताया कि मृतक सुनील की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और उसका एक 11 माह का बेटा भी है और वह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। उसके पिता सतपाल चरने फिरने में अक्षम है। मृतक सुनील इस परिवार का भरण पोषण करने वाला इकलौता व्यक्ति था। रात्रि को वह घर से लगभग 7:30 बजे निकला था और सुबह उसका शव खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला और उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने मांग की है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखने वाले सुनील के परिवार को सरकार आर्थिक सहायता मुहैया करवाए ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। नाम सतपाल है सर। हाँ जी, मैं गांव दिनोद का रहने वाला हूँ और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं जी। 2 लड़के हैं, एक लड़का दिहाड़ी मजदूरी करके और शाम को कई गाँव अभी मैं गाँव में जाके आता हूँ, तो वार तक देखी बाट को नहीं पहुँचा घर पर। तो सुबह पता चला अभी किसी ने फ़ोन किया, अभी आपका लड़का सुनील वहाँ भाई पड़े, आप संभाल लो आके। कौन सी जगह में पड़ा हुआ? ये देवसर मोड़ पर से जी, जो देवसर का नहीं रोड जाता है, वहाँ खेत में पड़ा पाया है। तो फिर पुलिस ने सूचना दी, तो पुलिस जाके मौके पे पहुँच गई, सरपंच पहुँच गया हमारा और पूरे गांव के आदमी आ गए। तो उसने भाई जो कार्रवाई थी वो करी। तो जी गरीब आदमी, हाँ सरकार से रिक्वेस्ट है अगर हमारी कुछ मदद हो जाए। देखो अगर हमारा मकान देखोगे तो टेंट गिर रखी है, छोटा बच्चा है जी एक उसके पास 11 महीने का, ठीक। उसके घर वाले हैं वो भी थोड़ी सी मोटे दिमाग की है। तो हम तो यही चाहें सर थोड़ी बहुत। शादी कहाँ और कब हुई थी? ये जी 2 साल पहले शादी हुई थी, गांव सीसर खास मैम के पास है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे जी एक ही लड़का है, 11 महीने का है। तो सर कोई चोट नहीं थी उसके पास, कुछ नहीं था, शायद क्यों दिहाड़ी मजदूरी करता, कुछ ठंड की वजह से ही कुछ है। ठंड से उसकी मौत हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार से मांग क्या करते हैं? मांग जी कुछ मदद हो जाए, आर्थिक सहायता। हाँ आर्थिक सहायता अगर सरकार करे तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं सरकार का। गरीब आदमी है जी, कुछ भी सहारा नहीं है। एक बच्चा है, उसका कुछ सहारा नहीं, सहारा था वो मालिक ने प्यारा करे जी वो।
मैं बूढ़ा आदमी, दोनों गोड्डे से मैं लाचार हूँ, परिश्रम हो रहे हैं जी मेरे दोनों गोड्डियाँ के लिए। तो कमाने का जो है अकेला ही वो सुनील है? हाँ जी, अकेला सुनील था जी जो हमारा मामला है। नमस्कार जी, ये जो है सुनील है, सतपाल का लड़का है, दिनोद गांव से, दानक बिरादरी से है। ये ठंड के कारण रात को मतलब देवसर रोड पे जा रहे थे और वहाँ पे खेत में कहीं पे ठंड के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अभी ये बाकी पुलिस उस पर कर रही कार्रवाई कि किस प्रकार से हो गई है। अभी तो फिलहाल तो यही पता चला है कि ऐसे ऐसे जो है मोटरसाइकिल गिरा और वहाँ पे गौरी के पास में उनकी मौत हो गई है। लेकिन हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि गरीब परिवार है बिल्कुल, और गरीब परिवार को जैसी भी होगी सारा गांव राम के हिसाब से कहीं पे भी जाना होगा अच्छे सहयोग के लिए, उसको अच्छी कोई सरकार की तरफ से मदद मिले, और ये हम आशा करते हैं। मतलब ये तो जी सर, क्या सूचना मिली, क्या कार्रवाई अमल में लाई? आज सुबह सरपंच श्री जय बैगम द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश दायरा पटवारी के पास पड़ी है। तो घर वालों ने ये बताया कल 14/12/22 को 7 बजे घर से निकला था। तो अब कार्रवाई की जारी है, पोस्टमार्टम करा। क्या नाम है? सुनील पुत्र सतपाल, कितने उम्र का? 27 ईयर्स। अभी बयान लिखे हैं, अभी तो घर से बाहर निकले, बयान लिखे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में हरियाणा के सभी डिपो कर्मचारियों ने सरकार द्वारा छुट्टियां काटने को लेकर 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने वीरवार को नारेबाजी करते हुए तुरंत प्रभाव से छुट्टियां बहाल करने की मांग की। वहीं यूनियन नेताओं ने सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हरियाणा सामान्य बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और उनकी कटी हुई छुट्टियों को दोबारा से लागू करने की मांग की गई। रोडवेज वर्कर्स यूनियन के भिवानी डिपो प्रधान प्रदीप दुग्गल का कहना था कि जब से रोडवेज विभाग बना है तब से उन्हें यह छुट्टियों का अधिकार मिल रहा है, लेकिन आज तानाशाह सरकार उनकी छुट्टियों को काटने का काम कर रही है। बार बार आला अधिकारी व परिवहन मंत्री से मिलने के बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में उनकी बातें नहीं मानी गई तो वे इस विरोध में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी मांगें नहीं माने जाने पर वे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। मैं हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का डिपो प्रधान प्रदीप दुग्गल और मेरे सहयोगी साथी मनदीप सिंह, आज हमारा पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिपोआ में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन था। हमारी जो काटी गई छुट्टियों को लेकर के डीजी साहब से बात हो चुकी है, परिवहन मंत्री से बात हो चुकी है, लेकिन हमारी छुट्टियों को जो है काटी गई है, ताकि सदियों से जब से रोडवेज ट्रांसपोर्ट बढ़ी है हमारी, उससे तब तक ये चला आ रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपना घर का कानून, निजी कानून ला करके हमारी सभी छुट्टियों को काटी गई हैं, जिससे कर्मचारी को भारी नुकसान है, और जिसके कारण आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिपो के अंदर पूरे 24 के 24 डिपो के अंदर विरोध प्रदर्शन 2 घंटे का। अगर आगे प्रदर्शन के बाद भी अगर प्रशासन नहीं चलता तो आपका क्या मॉडल है? आगे हमारा जनवरी के अंदर चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी हमारा मास डेपुटेशन जाएगा और वहाँ जाके अपनी बात रखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवानी डिपो से कर्मचारी हमारे पहुँचेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन हमारा दर्ज कराएंगे। जब से रोडवेज डिपार्टमेंट बना हुआ उस टाइम से हमारी छुट्टियाँ तब से आ रही थी और सरकार ने अचानक सारी छुट्टियाँ एकदम से आधी काट ली गई। इसके बारे में हमने आज सभी डिपो में धरना प्रदर्शन कराया है और 14 जनवरी को हमारा साझा मोर्चा गवर्नमेंट से पहुँचेगा। लेकिन अगर माने नहीं मानी गई तो कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हरिद्वार से जहरगिरी आश्रम पहुंचा 1.25 लाख लीटर गंगाजल। गंगाजल का प्रयोग करके 31 दिसंबर को किया जाएगा वार्षिक भंडारे का आयोजन। यह कहना है सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। उन्होंने बताया कि पौष मास की 9वीं को हर वर्ष बाबा जहरगिरी की स्मृति में गंगाजल से भंडारे का प्रसाद तैयार किया जाता है।
जानकारी देते हुए आश्रम के प्रवक्ता सुरेश सैनी ने बताया कि वार्षिक भंडारे का पूर्ण कार्यक्रम आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भंडारे में बनने वाले प्रसाद को गंगा जल से बनाया जाता है, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से विशेष तौर पर हरिद्वार से गंगा जल से भरे कैंटर मंगवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भी 1.25 लाख लीटर गंगाजल से वार्षिक भंडारे में प्रसाद बनेगा, जो कि आश्रम परिसर में पहुंचना शुरू हो चुका है और जिसकी पूजा अर्चना भी की गई है। सैनी ने बताया कि वार्षिक भंडारे में देश भर से साधु संत एवं श्रद्धालुगण पहुंचते हैं, जो भंडारे का प्रसाद चख कर बाबा जहरगिरी का आशीर्वाद लेते हैं। इस मौके पर बाबा कैलाश गिरी, घनश्याम यति, भग्गूगिरी महाराज के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने गंगा जल का महत्व बताते हुए कहा कि गंगा जल को पवित्र माना जाता है और गंगा महादेव की जटाओं से निकलती है, इसीलिए यह पवित्र है। गंगा का पानी, गंगा जल हर तरह के कार्यों में कार्य आता है, चाहे वह पूजा हो और फिर चाहे घर की शुद्धि हो। आज शीत आश्रम में हरिद्वार से गंगा जल पहुंचा है। वार्षिक उत्सव जो होता है आयोजन संत सम्मेलन, अपनी भाषा में भंडारा, 31 दिसंबर का भंडारा हुआ जहरगिरी जी का पुण्यतिथि है। उस अवसर पर गंगा जल आज आश्रम में पहुंचा है। प्रथम जो कैंटर है 14,700 लीटर का ट्रक आज पहुंचा। गंगा जल का ऐसा महत्व है जो विष्णु जी के कमंडल से निकली है और इस संसार में यह संसार है खुद उस्तारे कृपा पाहे पाहे मुरारे। इस संसार में गो, गीता, गायत्री, गुरु, गंगा जल, ये 5 विकार राशि हैं जो जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गंगा जल पीने से व्यक्ति के जो अक्षत कर्म है वो शांत हो जाते हैं। ऐसा भी कहा गया गंगा जल में अनेक ऐसी विटामिन या ऐसे बोल दिए तत्व मौजूद है, कैल्शियम इत्यादि तत्व मौजूद है। इसका सेवन करने से आज लोगों में मोटिवेशन की तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप गंगा जल सेवन करते हैं तो आपको नहीं होगी। गंगा जल का सेवन आजकल से करते हैं, आप किसी तरह की पूजा अनुष्ठान या कोई संकल्प करके बैठते हैं, गंगा जल आपके साथ में है तो किसी भी तरह का मन आपका भटकाव नहीं होगा। हमारे शहर में गंगा जल या हरियाणा में या फिर उत्तर भारत में गंगा जल छोड़ के अपने स्थान में गंगा जल का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। गंगा जल का से प्रसाद बनता है और प्रसाद मतलब कि भगवान के साक्षात दर्शन, परमात्मा के साक्षात दर्शन, यानी कि गंगा जल और प्रसाद मिलकर ईश्वरीय कृपा बनती है। जो व्यक्ति खाए वो आनंद में रहे, चले जाए वो भी आनंद में रहे। इससे पहले 25 तारीख से निमंत्रण आप सभी का नानी माई का मेहरा है। 31 में पूरे भारत से जूना अखाड़ा के संत, आह्वान अखाड़ा के महानिर्वाणी, यानी कि जो हमारे 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के, वो सभी अखाड़े और 6 अखाड़े जो दल के हैं वो सभी अखाड़ों के। भिवानी को मुक्केबाज के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों के अलावा यहाँ के लेखक विजेंद्र सिंह सोलंकी ने अपनी कलम के दम पर किताब लिखकर एक बार फिर से भिवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने मानवाधिकार व शरणार्थियों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने पर मानवाधिकार सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लेखक विजेंद्र सिंह ने शरणार्थियों व मानवाधिकार की वर्तमान स्थिति के बारे में पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन नई दिल्ली के लोधी स्टेट में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर राहुल राय ने की। इस महासम्मेलन में सभी देश विदेशों के राजदूत, कार्यालय अधिकारी, भारत देश के सभी राज्यों से मानवाधिकार से संबंधित अधिकारियों ने भी भाग लिया था। पुस्तक के लेखक ग्लोबल पीस ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022, राष्ट्रीय कबीर रत्न अवार्ड, फर्स्ट इंडियन राइटर ऑफ द बुक अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। वहीं लेखक आचार्य विजेंद्र ने बताया कि उन्होंने 5 साल के प्रयासों से चिंतन और अध्ययन करके मानव जाति व शरणार्थियों की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि भारत के अलावा अन्य 25 देशों के शरणार्थियों व मानव अधिकारों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। उनका कहना था कि किस तरह से शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, अधिकारों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, यह सब कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है। मैं विजेंद्र सिंह सोलंकी, आचार्य जी के नाम से। मेरा गांव मंदोला, तहसील चरखी दादरी से, रिहाइश अभी भिवानी में ही है। मैंने सन 2004 से राजकीय सेवाओं में एज ए जेबीटी अध्यापक कार्य ज्वाइन किया। इस विद्यालय में 16 दिसंबर 2015 से मैं नियुक्त हूँ। 2017 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मानवाधिकार से किया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स दिल्ली से अधिकारों के प्रति कार्य करना चाहिए। पिछले 5 वर्षों के प्रयास से मैं निरंतर इस अवस्था में था कि मैं मानवाधिकार और शरणार्थियों के ऊपर एक बुक लिखूं और उनके चिंतन को आध्यात्मिक रूप से मैंने समझा और आज मैंने 10 दिसंबर 2022 को यह पुस्तक राष्ट्र और देश विदेशों की मानव जाति को हुई समर्पित की। 25 देशों के बारे में मैंने शरणार्थियों की वर्तमान स्थिति के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। मानव अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, हमें शरणार्थियों के अधिकारों की कैसे रक्षा करनी चाहिए, कैसे उनको जीवन यापन करने के लिए सहयोग करना चाहिए, ये सभी इस बुक में दिखाया गया है। जैसा कि इसके कंटेंट में आप देख रहे होंगे, मैंने इस बुक में मानवाधिकारों के कानून के बारे में, भारत के राज्य में, भारत के देश में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, मूल रूप से जो म्यांमार से विस्थापित होकर रोहिंग्या आए हैं, भारतवर्ष के ऊपर, भारत देश के ऊपर ही नहीं, अन्य देश और राज्यों में भी रोहिंग्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। शरणार्थी हो गए थे कि दूसरे राज्यों में जाके उनको शरण लेने की। इस प्रकार से इस बुक में स्विट्ज़रलैंड, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, जापान, तिब्बत, नेपाल, जर्मनी, इंडोनेशिया, ग्रीक, तुर्की और विश्व गुरु के रूप में भारत की वर्तमान में क्या स्थिति है, जैसे कि CAA NRC कानून लागू किया, अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी उसको लागू करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार जो बाहर शरणार्थी गए हैं उनको वापस यहाँ इंडिया में शरण दे, हम यही अनुरोध करेंगे भारत सरकार से। अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी स्टेट नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा 22वें वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर, विश्व मानवाधिकार दिवस पर एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेशों के राजदूत कार्यालयों के प्रतिनिधि व भारत सरकार के प्रतिनिधि, पूरे भारत देश से मानवाधिकार से संबंधित अधिकारी वहां पे उपस्थित हुए। वहां पे निदेशक डॉक्टर राहुल राय जी मानवाधिकार के निदेशक हैं, उन्होंने केवल मात्र मेरी ही पुस्तक को अप्रूवल दिया है। और आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।